नमस्ते। मेरे साथ आज डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक सीरीज कर रहा हूँ, चुनौती जी, 2025 या चैलेंजेस 2025। जी, और उस पे आपसे मैं इसलिए बात बहुत दिनों से करना चाह रहा था कि जी, दवा के विषय में मैं अपने दर्शकों को बता दूं। आपको बहुत से दर्शक मेरे आपको कोविड के ज़माने में जब आप बहुत बेसिक सी चीज़ें बताते थे, कैसे उससे उपचार जी, हो, कैसे बचा जाए। जी, जी, आज जरा आपसे समझना चाह रहा है, एक नई तरह की चीज़ है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीमारी होती है, पता ही नहीं लगता है। पैरामीटर्स ठीक आते हैं, फिर 2-3 दिन बुखार रहता है, डॉक्टर भी जी, नहीं समझ पाते हैं वो क हुँ, तो एक नए तरह का एक कुछ वो है, तो ज़रा बीमारी की कैटेगरीज़ बता दीजिए, क्योंकि अभी तक जी। मोटे तौर पे खाँसी-जुकाम ये अलग है। आपसे ज़रा समझना चाहते हैं कि एक नया ये क्या आया है अभी? डॉक्टर साहब। हाँ, मैं भी बताऊँगा। अब मैं पहले ये बता दूँ कि कितने तरह से मोटे-मोटे किन कारणों से बीमारी होती है। तो बीमारियाँ होने की एक वजह तो ये होती है कि कोई इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हो गया तो उसमें बीमारी हो गई। वो इन्फेक्शन वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, प्रोटोज़ोअल हो सकता है। वायरल तो आप सब लोग जानते हैं, कोविड में वायरल इन्फेक्शन था। टाइफाइड और टीबी बैक्टीरियल हैं। और अमीबियासिस या हेपेटिक एब्सेस कभी-कभी हम एग्ज़ाम्पल देते हैं तो प्रोटोज़ोअल है, मलेरिया प्रोटोज़ोअल है। तो इस तरह से कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो बीमारी करते हैं। दूसरा बीमारी का कारण है कि डीजेनरेशन। जैसे कोई कार अगर बहुत पुरानी हो जाती है, तो फिर आप उसको कितना भी स्टार्ट करें या वो गड़बड़ करेगी ही। तो जब शरीर पुराना हो जाता है, तो डीजेनरेट करने लगता है। तो वेसल्स में बहुत जमा हो जाता है कीचड़, बहुत से कोलेस्ट्रॉल ये वो सब करके वो वेसल्स कमज़ोर होने लगती हैं। इसीलिए शक्ल पे झुर्री पड़ जाती है, किडनी काम नहीं करती, वेसल्स फटने लगती हैं, तो आदमी की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है ड्यू टू डीजनरेशन, ड्यू टू एज। तीसरा है कि आपको कोई चोट लग गई, ट्रॉमा हो गया, आपको पहिए ने टक्कर दे दी किसी कार ने, फ्रैक्चर होगा, ये बीमारी होती है। चौथी तरह की बीमारी ये होती है कि आपको कोई विटामिन डिफिशिएंसी हो गई, इससे बीमारी हो गई। या तो आप ओवर ओबीज हो गए या बहुत दुबले हो गए। इन सब बीमारियों के बारे में हम लोगों ने बहुत शुरू से पढ़ा है और हम लोग को ये मोटा मोटा ज्ञान है। पॉइजनिंग हो गई, तो ये हम लोग को पता है। लेकिन एक बीमारी ऐसी है शरीर में जो कि बहुत कॉमन है और बहुत कम लोगों को पता है कि ये अ, क्या है और क्यों होती है। उस बीमारी को हम कहते हैं मोटे तौर पर ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज। अब बात यह है कि ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या है। तो हमारे शरीर में एक डिफेंस सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचाता है। डिफेंस सिस्टम हमारा एक छोटा डिफेंस सिस्टम है, एक छोटी फौज है, और एक बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है, बड़ी फौज है। छोटी फौज वो है जैसे डब्ल्यूबीसी, ये हाई स्कूल और इंटर में बच्चों ने पढ़ रखा है, और लोग जो डॉक्टर नहीं है वो भी जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी लड़ती हैं किसी बीमारी से, किसी इन्फेक्शन से। और बड़ी फौज को आने में करीब 7-8 दिन लग जाता है। शुरू में जब कोई बीमारी होती है तो छोटी फौज तेजी से दौड़ती है, लेकिन बड़ी फौज को आने में टाइम लगता है, 7-8 दिन से ऊपर, ज़्यादा भी लग सकता है। उसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज पिंजड़ा बनाती हैं और दुश्मन को पकड़ती हैं। ये हमारी दोनों फौज हमको बीमारियों से बचाती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी कारण से ये फौज नाराज हो जाए तो क्या होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कहीं पर किसी कंट्री में कोई फौज नाराज हो जाती है, तो वो अपनी ही कंट्री को नुकसान पहुंचाने लगती है, वो अपना बाजार लूटने लगती है, वो अपने ही लोगों को मारने लगती है। बड़ी हम लोगों के ऊपर एक तरह से हम लोग लकी हैं कि भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, या कभी सत्ता पलट नहीं हुआ आर्मी के थ्रू या फोर्सेस के थ्रू। तो अगर ऐसा हो जाए कि हमारी फौज बुरा मान जाए, तो वो अपने ही शरीर पे हमला बोल देती है। तो उसमें जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं जिसके बारे में लोगों ने सुन रखा है, वो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। दूसरी बीमारी है ब्रोंकियल अस्थमा। और इसमें कुछ गम इग्ज़मा, एलर्जी, अर्टिकेरिया, ये सब फौज की एक तरह से फौज जो है असंतुष्ट है। आपके शरीर की जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो असंतुष्ट है। और इसमें कठिन बीमारियां भी हैं जैसे एसएलई, सार्काइडोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो
होता क्या है कि अब आप ये पूछें कि आजकल जो ज़्यादा झंझट चल रही है, उसका एक कारण है कि हमारी फौज जल्दी जल्दी बुरा मान रही है। अब आप ये पूछिए कि फौज बुरा क्यों मानती है? जो कैंट में फौज रह रही है लखनऊ पे, उसके सिपाहियों को क्या बात बुरी लगेगी? तो उनको ये बात बुरी लगेगी कि उनको जो खाना चाहिए वो नहीं मिला। अगर उनको पूरी नींद चाहिए और रात में किसी ने उनको डिस्टर्ब कर दिया, फौज चाहती है कि ठीक से सोए आदमी और ठीक से खाए, कोई खाने और सोने में गड़बड़ ना हो। और हम लोगों के यहाँ अभी पिछले 20 वर्षों में, मैं आपको आनंदवर्धन जी बताना चाहता हूँ, ये बात पर आपने भी कई चर्चा की है, कई बार मुझसे चर्चा की है कि ये पिछले 20 साल 30 साल में एक अजीब बात ये हुई कि एक हड़बड़ी, एक दौड़ मच गई, कुछ पैसा कमाने के उसमें, कुछ अपना कैरियर बनाने में एक अजीब सी दौड़ हो गई। और उस चक्कर में लोगों ने फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया और सोना बहुत कम कर दिया। आज जिससे पूछे कितने बजे सोते हो, मैं 12 बजे, 12:30। कितने बजे जगते हो? 7 बजे। क्या खाना खा रहे हो? तो पता चला पिज्ज़ा खा रहे हैं, कोका-कोला पी रहे हैं या ऐसा कुछ। तो ये खाने पीने में जो गड़बड़ी हुई और सोने में जो गड़बड़ी हुई, तो हमारे शरीर की फौज ने एक तरह से विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह नजर आता है जब हमें कोई ऐसी बीमारी होती है जिसका पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स गड़बड़ कर रहा है। वो इन्फेक्शन जो नहीं होते थे वो भी होने लगे। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन है, गंदगी है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा भी हिसाब किताब ठीक नहीं है। हम ठीक समय पर अगर सोएं और ठीक से खाना खाएं, जैसा कहा जाता है नॉर्मल बैलेंस डाइट, कि आप प्रोटीन खाएंगे, फल खाएंगे, हरी सब्जी खाएंगे और ठीक से सोएंगे, और सबसे बड़ी बात कि आप चिंता नहीं करेंगे। तो होता क्या है कि जब आदमी की चिंता, दिन रात वो सोच रहा है कि अब क्या होगा, इसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, तो उसका ऑटोइम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है और वो शरीर में एक तरह की इन्फ्लेमेशन नसों में पैदा करता है। इन्फ्लेमेशन कहते हैं कि मतलब वो गर्म होने लगती हैं और सूजने लगती हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक पड़ता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसकी वजह से लकवा मारता है, इसकी वजह से कैंसर होता है। कैंसर ऑटोइम्यून डिस्टर्बेंसेस से होता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। असल में उनको ये भी नहीं पता है कि हमारे शरीर में रोज कैंसर की सेल पैदा होती हैं, 40-50 या 100, और उसको हमारी फौज ढूंढ ढूंढ के मारती है। अब अगर फौज ठीक से काम नहीं कर रही है तो ये कैंसर सेल को नहीं मार पाएंगे। वो कैंसर सेल की आदत होती है तेजी से बढ़ना, 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, इस तरह बढ़ती है। तो अगर उनको ढूंढ ढूंढ के नहीं मारा गया, अब कैंसर सेल को चाहिए कि मारने के लिए कि फौज बहुत तगड़ी हो। अब फौज को आप सोने नहीं दे रहे हैं। जब आप अपने ही शरीर की फौज को सोने नहीं दे रहे हैं तो कैसे वो अपना काम करेगी? तो वो ढूंढ के दुश्मन को मार नहीं पा रही। उसमें कैंसर बहुत बड़ा कारण है कि कैंसर की अब बहुत कम उम्र में कैंसर और हार्ट अटैक होने लगे। पहले ये काम होता था 50 साल के बाद, 50, 55, अब तो 35 साल में दिखाई देने लगा। तो एक तरफ एडवांस हो रहा है मेडिकल साइंस और दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम है। तो ये स्थिति है। जी जी। अब आपने जो सवाल मुझसे किया था कि क्या जो नई बीमारी हो रही है वो क्या हो रहा है उसमें, तो उसमें एक तो ये हो रहा है कि जो आम तौर से अननोन बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं, वो अक्सर वायरस होते हैं। वायरस में एक चीज होती है कि वो अपना रूप बदलता है। इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में कहते हैं म्यूटेशन। वायरस म्यूटेट करता है और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो जब वो ज़्यादा खतरनाक चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो हमारी फौज को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उससे लड़ने के लिए। म्यूटेट वो बहुत ज़माने से करता था, ऐसा नहीं कि वो अभी करना शुरू किया है उसने, लेकिन अब हमारा डिफेंस कमज़ोर है और इसलिए उस वायरस का पता नहीं चलता कि फीवर क्यों नहीं उतर रहा है। बहुत तरह के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, 5-10% में लोगों की डेथ हो जाती है और अंत में अनडायग्नोज तरीके से एंटीबॉडीज बहुत देर में बनती है और बहुत देर में बनने के बाद वो 15 दिन बाद वो उसको कंट्रोल कर पाती है। अगर कंट्रोल हो गया तो अभी भी गनीमत है कि 80% में कंट्रोल हो जाती है, और ऐसे केसेस में सिर्फ 15 से 20% लोगों की डेथ होती है और नए नए थ्रेट वायरस के आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले मेरी सलाह कोई पूछे कि आप कैसे जी
इस ऑटोइम्यून डिजीज को मतलब अपने सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो सिर्फ एक ही तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हम ठीक खाएं, ठीक सोएं और किसी चीज़ की बहुत चिंता ना करें। कोई टारगेट बार बार बनाना कि अब मेरा टारगेट है कि मैं 1 करोड़ सालाना कमाऊंगा, अब मेरा टारगेट ये है कि मैं इसको पूरा ही करूंगा इस प्रोजेक्ट को। आपने 2 घर बनवा लिए, अब तीसरे घर का, ये 2 फैक्ट्री खोल ली, अब तीसरी फैक्ट्री खोलनी चाहिए। तो ये डॉक्टर साहब मैं बीच में थोड़ा रोक के एक चीज समझ रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे, आपका कहना है कि ये तो एक चिंता एक सेट है, और खाने पीने में आपने बेसिक मुझे 2-3 चीजें बताई थी। आपने जी, चीनी, नमक और तेल के बारे में एक आपका अपना अध्ययन, अपने ढंग से आप समझाते हैं कि इस बिल्कुल, बॉडी को चीनी, नमक और तेल की आपके हिसाब से जरूरत है ही नहीं। तो है उसको ही जरा नहीं। एक बार समझा दीजिए, कितनी है वो जरा बिल्कुल, समझा दीजिए और कितनी नहीं बिल्कुल। है। सबसे पहले तो आप ये, हम लोगों को ये समझना होगा, मतलब सारे समाज को ये समझना होगा कि हम लोग थोड़ा बोली सीख गए और हमारी बुद्धि बढ़ गई। इस कारण हम मनुष्य हो गए, कहने लगे हम लोग, और हम समझते हैं कि हम जानवर से बहुत अलग हैं, मगर ऐसा है नहीं। हम भी एक जानवर हैं, हमारी भी एक स्पीसीज है जिसको होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है। जैसे किसी भी प्राणी के लिए एक नाम दिया जाता है, जो भी जीवित चीज़ है उसका एक टेक्निकल नाम होता है। तो उसी तरह हम लोग भी जानवर ही हैं, बस ये है कि थोड़ा बुद्धि वाले जानवर हैं। आप ये देखिए कि जो जंगल में जानवर रहते हैं, उनको उनका खाना पीना क्या है, तो वो कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते। हम लोग प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं। जैसे नमक नेचर में कोई जानवर नहीं खाता, वो चीनी है ही नहीं, अल्कोहल है ही नहीं, नेचर में ही नहीं है। तो वो चीज़ें जो नेचर में होती हैं वही खानी चाहिए, कायदे से तो नमक खाना ही नहीं चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मुझे 2-3 लोग मिले, उन्होंने कहा हम अपने बच्चों को नमक खिला ही नहीं रहे हैं। तो कम से कम ये हुआ कि बड़े होके सीखेंगे खाना तो कम खाएंगे, नमक ज़्यादा नहीं खाएंगे। शुगर सबसे बड़ा दुश्मन है, व्हाइट पॉइजन कहते हैं दोनों को, नमक और चीनी को। अचार जैसी चीज़ कोई होती नहीं, सॉस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं नेचर में। तो अब नेचर में जो चीज़ है कायदे से उसे बॉयल करके आपको खाना है। गेहूँ, चावल ये सब नेचर में है, आप बॉयल कर लीजिए। अगर कोई नॉन वेज खाता है तो फिश, ये उसको भून करके, या बहुत कम तेल, क्योंकि उसका अपना ही तेल बहुत होता है, नेचर में ऑयल भी नहीं होता और उसकी हमको ज़रूरत भी नहीं है। जो हम खाना खाते हैं उससे जितना ऑयल मिल गया बस ठीक है। ये यही खाना है, और फ्रूट्स खाने हैं जो सीधे आप पेड़ से तोड़ के खाएंगे। ये हमारा बेसिक डाइट का कंसेप्ट है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा पैदल चलते थे लोग या साइकिल चलाते थे। अभी 40 साल पहले तक, ये भी 30-40 का है कि बिल्कुल नहीं चल रहे। मेरे ख्याल से आनंद जी, मैं समझता हूँ बाथरूम छोड़ करके और कहीं कोई पैदल नहीं जा रहा है। नहीं जाता। दिस इज लिमिट। मतलब कभी ये भी सोचिए कि जंगल में कोई खाना मिल नहीं सकता जब तक आप 20 किलोमीटर तक टहले ना। तो एक एवरेज तरीके से ह्यूमंस को 10 से 12 किलोमीटर पर डे चलना है। यहाँ लोग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर चलने के बाद समझते हैं कि उन्होंने काफ़ी चला, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जी, जी। ऐसा नहीं है। डॉक्टर जी, मैं एक चीज और इसलिए, क्योंकि आप वैसे एलोपैथिक डॉक्टर हैं, सारी दवाई आप एलोपैथिक की लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बताते हैं कि उसको समझो। आप जैसे कहते हैं ना कि पक्षी कितने बजे आता है, कितने बजे उड़ जाता है, वो आपके सोने और हाँ, जगने का टाइम होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको भी जरा एक बार समझा दी, सोने और जगने का टाइम क्या, क्योंकि आज की तारीख में आप किसी से कहिए कि 10 ही बजे को बनता, अरे 11 बजे सो जाओगे इतनी जल्दी, 10 बजे हाँ, इतनी हाँ, जल्दी। नहीं बिल्कुल। हालांकि हम लोग अपने स्कूल डेज में हम लोग 9 बजे तक सो हाँ, जाते थे। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। इसको जरा समझा दीजिए कि पक्षी कैसे हमें गाइड करेगा, कितने बजे सोना, कितने बजे। हाँ, अब जैसे जो भी पक्षी हैं वो खाना शाम को नहीं खाते, वो बेसिक खाना उनका 5 बजे तक हो जाता है, और 6:30 बजे या पौने 7 जैसे ही अंधेरा होता है वो पेड़ पे आ जाते हैं और सो जाते हैं। और सुबह करीब आप चिड़िया की चहचहाट सुनिए, मेरे ख्याल से वो 4 बजे से पहले होती है, पौने 4 बजे, 3:30 बजे। तो वो 3:30 बजे उठ जाते हैं। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। और मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे और 8 बजता था, तो 7 बजे खाना हो गया, 8 बजे सब लोग सोने लगते थे। गाँव में बहुत दिन तक ये चलता रहा। अब तो मैंने सुना है कि गाँव में भी लोग 10 बजे तक टेलीविज़न देख रहे हैं, 11 बजे तक जाग रहे हैं। पहले गाँव 7:30 बजे सो जाता था। अब भी पहाड़ के लोग इस बात को फ़ॉलो करते हैं। देखिए, पहाड़ के लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। पहाड़ के लोगों की हेल्थ कई कारणों से अच्छी होती है। पहली बात तो उनको पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, तो फिज़िकल एक्सरसाइज़ बहुत होती है।
कुछ वो लोग सीधे भी होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदी बातों के टच में नहीं आए हैं, उनको पता नहीं है। तो उनका खाने का तरीका, उनका सोने का तरीका, और वो बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं करते। जैसे भूटान में कहते हैं कि कंट्री वो ऐसा है, जो मैं गया भी हूँ भूटान, कि लोग बहुत हैप्पी हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी हैं। तो वो कोई पैसा होने की वजह से सुखी नहीं है, वो अपनी आदतों के कारण सुखी है। वो ज़्यादा टेंशन ही नहीं पालते, वो जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, पहाड़ में काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, और बड़ा बेसिक फूड खाते हैं जैसा किसी ज़माने में खाया जाता था, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो। इट शुड बी वेरी बेसिक। उसमें हम तरह तरह की चीज़ें, तेल मसाला एकदम ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, चीनी नहीं खाएंगे ज़्यादा, नमक नहीं ज़्यादा खाएंगे। तो उनकी डाइट इस तरह की है, और उनका फिजिकल वो इस तरह है, सोना भी इस तरह से। सोना बहुत जी दिन तक चलता रहा सर, लोग बहुत आराम से। एक समय आपको याद होगा कि उसमें रेडियो में आता था हवा महल। जी जी। नौ हवा सवा महल नौ है। बजे, नौ सवा हवा नौ, पौने नौ। हाँ, नौ, नौ सवा नौ पर, हाँ, हाँ जी जी। सवा नौ खत्म हो जाता, 9 सवा 9 ऐसे ही था। और लोग कहते थे हवा महल सुन के हम सो जाते, जबकि वो भी देर है। आज भी अगर आप जाके पूछे कैंट में कि सिपाहियों को खाना कितने बजे दिया जाता है, तो पता चलेगा 6:30 बजे दिया जाता है, और 7:30 उनको सुला दिया जाता है। फौज 7:30 बजे सोती है, और हम अपनी फौज को 1 बजे सुला रहे हैं। उस फौज से क्या उम्मीद की जाए लड़ने की, जो 1 बजे तक सोई ही नहीं। डॉक्टर साहब, एक मैं इसलिए प्रिवेंटिव, क्योंकि बहुत से लोग एक कार्यक्रम देखेंगे उनको, एक आजकल एक, मैं उसको फैशन नहीं बोलूंगा, लोगों के मन में एक थोड़ा जागरूकता है। तो ये जो टेस्ट कराया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि 30 साल के बाद कराना शुरू कर दो, कुछ कहते हैं 40 साल में 2 बार, तो कभी कोई कहता है 3 बार। तो मैं मेदांता में जाके कराता हूँ, मैं अपोलो में जा, जितनी महंगी जगह उतनी उसकी ऊंची कॉलर। अब ये देखिए एक बात है, आइडियली हाँ, कितना क्या पीरियोडिसिटी होनी चाहिए और किस एज के बाद टेस्ट होना चाहिए? देखिए इसका एक प्रोटोकॉल है। ये जो एक चीज तो मुझे ये नहीं समझ में आती कि ये फुल बॉडी चेकअप क्या है। फुल बॉडी चेकअप में किसी आदमी का फुल बॉडी चेकअप केवल ब्लड से कैसे हो सकता है? उसके फुल बॉडी चेकअप में क्या आपने शामिल किया, उसका कान देखी, उसके उसकी आंख की विजन देखी, क्या आपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं कैंसर के लिए, क्या वो चेक किया? क्या उसकी ओरल कैविटी देखी कि कोई निशान तो नहीं पड़ा, वाइट जिसको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, ऊपरी कैंसरस है? क्या आपने किसी लेडी से पूछा कि उसको मेनोपॉज होने के बाद ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है? तो यानी आपने मोटा मोटा सच हो, एक एक ब्लड के 10 टेस्ट से फुल बॉडी चेकअप का क्या लेना देना है? तो हम लोग ये कहते हैं कि आप लेडीज में देखिए जो कैंसर कॉमन है उनके बारे में बताते हैं कि आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर लीजिए, और अगर आपकी उम्र 40 साल के आसपास हो रही है, तो आप हर साल जाकर के अपना सर्विस, बहुत आसान टेस्ट है वो, अपना सर्वाइकल कैंसर के लिए भी टेस्ट कर लीजिए। और करीब 40 साल के बाद हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप हर 6 महीने में अपना ब्लड शुगर करा लीजिए, और 2-3 महीने में अपना ब्लड प्रेशर नपवा लीजिए। इसमें बहुत कम पैसा होता है, ब्लड प्रेशर तो करीब करीब फ्री है। सरकारी अस्पताल में चले जाइए ब्लड प्रेशर नपवाने के लिए, और अरे भाई डॉक्टर दोस्त लोग ऐसे ही फ्री में नाप देते हैं, ऐसी क्या बात है, कैंप लगता है। और ब्लड शुगर का मेरे ख्याल से 30 रुपीज़, 30 रुपए है। तो आप 6 महीने में 30 रुपए खर्च कर दीजिए। 50 साल के बाद कहा जाता है आदमी और मतलब मेन से, कि वो अपने प्रोस्टेट को भी देख लें, तो उसके लिए एक जांच होती है PSA। बाकी कोई टेस्ट ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। ये है कि अगर आपको कोई लगे कि फैमिली हिस्ट्री है, जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो भी 40-45 साल के बाद आपको कोलेस्ट्रॉल देखना चाहिए। और इस तरह से बस खाली जो सिम्टम, अगर आपकी मान लीजिए आपको सांस फूलने लगी, तो आप जाएंगे और टेस्ट कराएंगे फेफड़े का, एनीमिया का, हार्ट का, वो भी बड़े बेसिक टेस्ट। और इस टेस्ट से भी ज़्यादा जरूरी होता है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन। टेस्ट कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है डॉक्टर का। डॉक्टर से मिलना एक अलग बात है। क्या व्हाट अबाउट साइकियाट्रिक प्रॉब्लम? साइकियाट्रिक प्रॉब्लम तो बहुत बढ़ रही है, वो तो किसी टेस्ट से नहीं बता सकते आप, जब तक कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट से ना मिलें कि साहब मुझे, अच्छा लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से उनको कुछ शर्म आती है। उनको ये कहने में शर्म नहीं आती कि मेरी हड्डी टूट गई, लेकिन उनका दिमाग टूट गया, इस बात से ये कहने में उनको शर्म आती है। अगर उनके दिमाग, उनको नींद नहीं आ रही है, मन में बहुत घबराहट बनी हुई है, इनअप्रोप्रिएट, तो उनको जाना चाहिए कि भाई मुझे उलझन होती है मेरे मन में। जैसे किसी के मन में आ जाए बार बार कि मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, यार मैं मर जाऊंगा, तो मर तो कोई भी सकता है, कभी भी मर सकता है, लेकिन बाकी लोग तो चिंता नहीं कर रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब आपके ब्रेन में
कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप जाइए और एक साइकेट्रिस्ट से मिलिए, वो बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ हैं। आप तो आप दवा लीजिए, काउंसलिंग करवाइए, साइकोथेरेपी करिए। तो फुल बॉडी चेकअप का मैं भारी विरोध करता हूँ। दिस इज वेरी रॉन्ग एंड मिसलीडिंग। मिसलीडिंग इसलिए कि मान लीजिए आपने फुल बॉडी चेकअप करा लिया 2000 रुपए में, तो आप बोला कि अब तो मैं फिट हूँ, और आपको कितनी ही बीमारी है जो फुल बॉडी चेकअप में नहीं आएगी, जिसको सो कॉल्ड फुल बॉडी चेकअप कहने नहीं चाहिए। तो उसको कहना चाहिए, इसका अगर नाम ही देना है तो कहना है फ्यू इम्पॉर्टेंट टेस्ट। और मजा ये है कि जो टेस्ट कराए जाए ना उसमें वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, वो टेस्ट वो नहीं कराते जो जरूरी है। तो एक तरह का फ्रॉड चल रहा है, एक तरह का माफिया वर्क कर रहा है, आई शुड से। इसको लिए तो एक मुहिम चलाइए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सिर्फ इस टेस्ट के बारे में कि एक और चीज कहता हूँ कि मार्केटिंग ने भी इसको कर लिया है कि आई विल गेट इट डन देयर, आई विल गो देयर। बड़े बड़े अंग्रेजी नाम अगर उसमें डाले जाएंगे तो वो थोड़ा मेरी हैसियत भी थोड़ी बढ़ जाती है ना। आप भी थोड़ा मुझे इज्जत से बात करें। मैंने 5000 का टेस्ट करवाया, 5000 का किया। तो आप तो सस्ते वाले हैं, आप तो 30 रुपए की बात बता रहे हैं। तो मेरी बात कोई ज्यादा लिफ्ट नहीं मिल रही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और एक दिन आपसे मैं बात करना चाहूंगा केवल डायबिटीज पे, इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा है जो समाज का हर दूसरे आदमी को डायबिटीज नहीं वाले को कभी कभी लगने लगता है। मुझे लगता है कि मुझे डायबिटीज नहीं, तो मैं कुछ इनसे कुछ ये सब ऊपर वाली अभिजात, हाँ अभिजात वर्ग के हैं क्या, ये जो एलीट है उसको सबको हम लोग उस दौड़ में पीछे रह गए ईश्वर की कृपा से। लेकिन चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर।